नमस्कार। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में हम अस्थि शारीर इसके बारे में बात करेंगे। अस्थि शारीर में हम सभी को पता है कि अस्थि जो होती है वो सप्त धातुओं में ही इसका बारे में बताया गया है। रस आश्रय मांस में तो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातुआ, तो अस्थि को जो है बताया गया है। अस्थि जो है वो पांचवा धातु है, स्थिर होती है, कठिन होती है और शरीर के अंग प्रत्यंगों को आकार देती है और आधार प्रदान करने वाली होती है। अस्थि की परिभाषा बताई गई है। इसके बाद इसके निरुक्ति के विषय में कहा गया है अस्यते इति अस्था। अस्यते का मतलब होता है कि जो रह जाए, अर्थात जब व्यक्ति मृत हो जाता है और उस मृत शरीर को ज़मीन में दबा दिया जाता है तो उसके पश्चात हम देखेंगे कि वहाँ की मिट्टी को खोद कर अगर देखा जाए, कई दिनों के पश्चात देखा जाए तो हम देखेंगे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि धातुएं जो होती हैं वो सब जो है वो अवशेष के रूप में रह जाती हैं, लेकिन जो अस्थि होती है वह वैसे की वैसे ही मिलती है, इसीलिए वह लंबे समय तक स्थिर बनी रहती है और इसीलिए इसको अस्यते इति अस्थि कहा जाता है। रचनाओं में देखा जाए तो ये सबसे कठिन अंश होता है। इसके बारे में आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि यस्मात् चिर विनष्टेषु त्वंग मांसेषु शरीरिणाम अस्थिनीना विनश्यन्ते साराणि एतानि देहिनाम, अर्थात प्राणियों की त्वचा, मांस, शरीर के अन्य अस्थि विरहित मृदु धातुएं देर से नष्ट होने पर भी अस्थियां अस्थिनीना विनश्यन्ति, अस्थिनी नष्ट नहीं होती है, इसीलिए साराणि एतानि देहिनाम, इसीलिए इसको देह का सार कहा गया है। अस्थियों का स्वरूप कैसी होती है देखने में, तो ये सबसे कठिन भाग होती है, गुरु होती है, भारी होती है, खर होती है मतलब रुक्ष होती है, कठिन, स्थूल, मोटी भी होती हैं, बड़ी होती हैं, स्थिर होती हैं, ऐसा नहीं कि चलायमान हो, मूर्तिमंत होती हैं मतलब कि दिखाई देती हैं। इस प्रकार से इसको बताया गया है। शरीर को धारण करने वाली होती है और जब हम धातुओं का वर्णन पढ़ते हैं तो उसे पढ़ते हैं मज्जा की पुष्टि करने वाली होती है और मांस के आलंबन कार्य में यह समर्थ होती है। इस कारण से अस्थियों को पार्थिव भी कहा गया है। अब अस्थि की पंचभौतिक रचना। अस्थि की पंचभौतिक रचना पता ही है, महाभूतानाम खन वायु अग्नि यहाँ पे चतुस्तथा पंचभौतिक दृष्टि से इसका वर्णन किया गया है। चरक के अनुसार अस्थियों का छिद्रित होना या स्पॉन्जी होना, ये किसका गुण हो गया? रक्तवाहन नलिकाएं, हैवर्सियन सिस्टम का होना, ये सब आकाश महाभूत, यानी जहाँ जहाँ स्पेस है, पोरस है, स्पॉन्जी है, हैवर्सियन कैनाल प्रेजेंट है, वो सब आकाश महाभूत का गुण हो गया। दूसरा, अगर प्राणमयता या परिवर्तनशीलता या वृद्धि और के सब गुण माने या रीजनरेशन, तो इसे वायु महाभूत का गुण हो गया। अस्थियों में रक्तमयता होना अग्नि महाभूत का गुण, मतलब न्यूट्रिशन रक्त से ही मिलता है। लचकीलापन बना रहना जल महाभूत का कारण है और उसमें जो भी मिनरल्स होते हैं और जो उसकी कठिन अवस्था बनी रहती है वो पृथ्वी महाभूत के कारण होती है। अस्थि की उत्पत्ति हम बता चुके हैं, सप्त धातुओं में ही इसका निर्माण बताया गया और मेद धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति बताई गई है। उसके बाद अस्थियों की संख्या आचार्य चरक के अनुसार 360, सुश्रुत ने 300 और आधुनिक में मॉडर्न में 206 बताई गई है। ये बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसमें इतना वेरिएशन क्यों है? वेरिएशन इसलिए कि देखिए आचार्य चरक ने क्या किया है, वह काय चिकित्सा के विद्वान थे, तो उन्होंने काय चिकित्सा के अकॉर्डिंग उनको जो जो अस्थियाँ दिखी उन्होंने सबको काउंट कर लिया, चाहे वो दंत हो, चाहे वो दंत उलूखल हो, चाहे वो छोटी छोटी अस्थियाँ हों। बच्चों में अगर उन्होंने अस्थियाँ पाई होंगी तो बच्चों में भी उन्होंने जो जो अस्थियाँ, बच्चों में तो बहुत सारी ऐसी अस्थियाँ होती हैं जो एक समागम नहीं हुआ होता है दो अस्थियों का, तो उन सबको उन्होंने अलग अलग काउंट करके 360 हो गई हैं। आचार्य सुश्रुत ने जो एक हो चुकी हैं उनको नहीं काउंट किया है, शल्य चिकित्सक थे ये, तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी अस्थियां हैं जिनको अलग अलग पार्ट्स में ना करके इन्होंने एक ही पार्ट में एक अस्थि को बताया, तो 300 हो जाती है संख्या। और आधुनिक मत में तो इन्होंने बहुत ही कम 206 बताई हैं, जिसमें इन्होंने दंत लूखल इन सबको काउंट नहीं किया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये चरक संहिता का है। इसमें इन्होंने नख, दंत लूखल, तरुणास्थियाँ, परशुकाएँ, अर्बुद मतलब ट्यूबरकल्स वगैरह, इन सब में इनको इन्होंने काउंट किया है। बाल्यावस्था में भी अस्थियाँ मृदु रहती हैं, उन सबको भी इन्होंने काउंट कर लिया है। सुश्रुत संहिता में इन्होंने नख और दंत लूखल को नहीं काउंट किया है और भी बहुत सारी जो पार्ट्स हैं उनको काउंट ना करके सिंगल अस्थि माना है, इसीलिए उनकी संख्या कम हो गई है। और आधुनिक में तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग नहीं काउंट किया है, जैसे दंत को अलग नहीं माना है, दंत लूखल है, नाखून है। परशुकाओं मतलब रिब्स में अलग अलग पार्ट उनके नहीं माने, तो इस प्रकार से इन्होंने संख्या 206 बताई है।
यहीं पे हम बता सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं उरहा फलक का। उरहा फलक यानी कि स्टर्नम। अब स्टर्नम में हम भाग करें तो स्टर्नम में 3 पार्ट्स होते हैं, मैनोब्रियम स्टर्नाई, बॉडी ऑफ स्टर्नम और जिफी स्टर्नम। तो जिन आचार्यों ने तीनों पार्ट्स को अलग अलग माना है वे इसकी संख्या अधिक मानेंगे, और जिन्होंने सिर्फ एक स्टर्नम बोला है उन्होंने संख्या 1 मानी है। या फिर परशुकाएँ यानी रिब्स। रिब्स में भी बहुत हम अलग अलग टाइप से कर सकते हैं, उसका हेड अलग मान सकते हैं, नेक अलग मान सकते हैं, और आगे रिब वाला पोर्शन अलग मान सकते हैं, या उसमें जो ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है उसको अलग मान लें, तो इस तरीके से भी उसकी संख्या भिन्न हो जाती है। हनु अस्थि के बारे में बात करें, मैंडिबल, तो मैंडिबल के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है कि शुरुआत में ये 2 होती हैं और बाद में ये 1 हो जाती है। तो जिन्होंने 2 के फॉर्म में देखा होगा उन्होंने इसको अधिक संख्या में माना है, और अगर 1 मिलेंगे तो संख्या कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको डिसाइड किया जा सकता है। अस्थियों के भेद के बारे में बात करें तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार बताया गया कपाल, रुचक, तरुण, वलय, नलक, जिसमें सब बताया गया। कपाल यानी कपाल को हम कह सकते हैं, कपाल को मिट्टी के घड़े जो होता है उसका जो, अगर उस घड़े को तोड़ दिया जाए तो उसके जो टुकड़े होंगे उसको भी कपाल ही बोला जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कपालास्थि का वर्णन किया है। ये रेगुलर फ्लैट बोन टाइप की होती हैं। रुचक ये दांत में पाया जाता है। तरुण जो सॉफ्ट सॉफ्ट हो, वलय जो गोल गोल हो, और नलक जो लंबी लंबी बोन्स हो, सीधी सीधी बोन्स हो। तो कपाल को उन्होंने बताया कि कपाल वाले कपाल के अनुसार अस्थियाँ, कपालास्थियाँ कहाँ कहाँ होती हैं। जानू यानी घुटने में, नितंब यानी हिप बोन के पार्ट में, इलियम में, अंश पीछे स्कैपुला में, गंड गंड तालू, गंड यह गर्दन के आसपास का एरिया है, तालू पैलेट में, शंख टेम्पोरल रीजन, और सिर यानी सिर में, हेड में। ये दांत के बारे में बताया गया। दशनातु रुचकानी यानी दशन यानी दांत के बारे में बताया गया है। तरुण कहाँ कहाँ की सॉफ्ट होती हैं। घ्राण, कर्ण, ग्रीवा, घ्राण यानी नाक, कान, ग्रीवा यानी गर्दन, अक्षिको शिशु यानी आँख। तो यानी आँख, नाक, कान और ग्रीवा तरुण बताया गया है। वलय जहाँ की घुमावदार हो, पार्श्व की, पृष्ठ की और उर की, छाती की, पीछे की, पीठ की और किनारे साइड की, पार्श्व की, ये सब वलयाकार यानी गोल भाव में होती हैं। और बाकी जितनी बचती हैं वो नलक बताया गया है। अच्छा, कहीं कहीं पे डिस्क्रिप्शन बताते वक्त इन्होंने अणु अस्थि का भी किसी किसी आचार्यों ने वर्णन किया है। तो अणु अस्थि का मतलब जो छोटी मोटी हो और इर्रेगुलर हो, जैसे कि हम कह सकते हैं मणिबंध वगैरह की अस्थियाँ। मणिबंध यानी रिस्ट जॉइंट और नीचे एंकल जॉइंट की तरफ गुल्फ रीजन, उसकी तरफ भी जो हमारी टार्सल बोन्स और कार्पल बोन्स होती हैं उनको हम अणु अस्थियों में रख सकते हैं। तो ये कपाल अस्थि फ्लैट हो सकता है, रुचक टीथ, तरुण कार्टिलेज, वलय राउंड और नलक लॉन्ग। कार्य के बारे में, अस्थियों के कार्य के बारे में बात करें तो सुश्रुत आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन किया। इन्होंने बताया है कि जैसे वृक्ष जो है अपने काष्ठ रूपी यानी तने के सहारे जो है वो खड़ा रहता है स्टेम के थ्रू, वैसे ही जो हमारा शरीर होता है वो भी अस्थि रूप सार के सहारे खड़ा रहता है। इसको उन्होंने ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि त्वचा, मांस और बाकी हमारे शरीर की मृत धातुएं वह नष्ट हो जाती हैं, लेकिन अस्थियाँ हमारी नष्ट नहीं होती हैं। अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो पूरे अस्थि तंत्र को जो है वो पूरा हम स्केलेटन कह सकते हैं। उसी में बोन्स प्रेजेंट रहती हैं और बोन्स को आपस में मिलाने के लिए लिगामेंट्स और मसल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। कार्य का अगर हम देखें तो आकार और आकृति देता है, वायु आघात से हमें रक्षा करता है, कैल्शियम फास्फोरस ये सब यहाँ पे इकट्ठा होता है जिससे उसकी जो पार्थिव गुण है वो बना रहता है। स्पॉन्जी होता है, बोन मैरो प्रेजेंट रहती है, किसी भी मैकेनिकल स्ट्रेस को हमारा ये झेल सकता है। और यहीं पर इसी के साथ ही मसल्स, आर्टरीज, वेन्स, लिगामेंट सब लगे रहते हैं। नेजल कैविटी को फॉर्म करता है ताकि हमें रेस्पिरेशन में हेल्प हो। ठीक है, माउथ, पैलेट इन सबको बनाता है। मिडिल ईयर में मैलस, इनका स्टेप्स ये सब पाई जाती हैं। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेशियों से रिलेटेड, हम मसल्स के बारे में पढ़ते हैं मॉडर्न में कि उसका ओरिजिन क्या है, उसका इंसर्शन क्या है, तो वह भी जो है वो अस्थियों के द्वारा ही होता है। जहाँ से अस्थियों से मांसपेशी या मसल निकल रही होती है वो ओरिजिन होता है, और जहाँ पे जाके ज्वाइंट कर रही होती है वो इंसर्शन वाला पॉइंट होता है। इसके बाद अस्थि भवन या अस्थि संघात, ये क्या होता है, मतलब अस्थि किससे बनी है। तो ये तो इसका डिस्क्रिप्शन तो मॉडर्न में बहुत अच्छा मिलता है, आयुर्वेद में इसका कोई बहुत कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम जान लेते हैं, एक ऑस्टियोब्लास्ट होती है सेल। इस ऑस्टियोब्लास्ट के थ्रू जो है वो जो मतलब इस स्केलेटन होता है, जो ऑस्टियस टिश्यू होता है वो फॉर्म होता है। मेनली जो ऑस्टियोब्लास्ट इसका मेन फंक्शन होता है अस्थियों की सेल्स को फॉर्म करना। दूसरा एक हम जान सकते हैं प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स। प्राइमरी ऑसिफिकेशन ज़्यादातर ये जन्म के पहले बनता है, और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन ज़्यादातर या तो बच्चे के जन्म के तुरंत समय या फिर उसके पश्चात बनता है। ये प्राइमरी सेंटर्स ज़्यादातर बीच में होते हैं और सेकेंडरी ऑसिफिकेशंस ज़्यादातर किनारे होते हैं, मतलब पेरीफेरी में
होते हैं। अस्थियों का शल्यतंत्र की दृष्टि से भी बहुत महत्व है। ये अगर सर्जन को ठीक से मतलब जैसे अगर फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसमें किस तरीके से हमें क्या चिकित्सा करनी है, तो हमें उसके लिए अस्थियों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। इसी का ये बताते वक्त इन्होंने भग्न के बारे में बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन किया है। आचार्य सुश्रुत ने भग्न के बारे में, एक एक भग्न के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। पहली बात तो अस्थियों का भग्न होता कैसे है। अस्थियों पे आघात हो जाए, कोई प्रहार हो जाए या पीड़न, किसी दबाव से भग्न होता है। भग्न यानी फ्रैक्चर। भग्न के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन करते हुए आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान में बताया है 15वें चैप्टर में। तरुणास्थीनि नम्यन्ते भज्यन्ते नलकानि तु कपालानि विभिद्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि च। यानी तरुणास्थीनि नम्यन्ते, तरुण अस्थियाँ आघात होता है, भग्न होता है तो नम हो जाती हैं, मतलब मुड़ जाती हैं। भज्यन्ते नलकानि तु, भज्यन नलकानी जो होती हैं मतलब नलक वाली लंबी लंबी, भजन मतलब टूट जाती हैं। कपालानि विभिद्यन्ते, कपालानि वाली स्फुटित हो जाती है मतलब बिखर जाती हैं, एक बिंदु मतलब कई जगह से टूट फूट सकती हैं। और स्फुटन्ति रुचकानि च, और दांत वाली जो है वो भी जो है वो टूट सकती हैं या उनका कोई टुकड़ा निकल कर गिर सकता है। इस तरीके से इसको बताया गया। यहाँ पे चिकित्सा करते वक्त भी, भग्न की चिकित्सा करते वक्त इन्होंने बताया है। अच्छा, भग्न का मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं किया है, आप सुश्रुत निदान 15वें चैप्टर में भग्न के बारे में देख सकते हैं जो मैंने श्लोक बताया है। तरुणास्थीनि नम्यन्ते भज्यन्ते नलकानि तु कपालानि विभिद्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि च। यहाँ चिकित्सा करते वक्त सुश्रुत ने बहुत ही अच्छा चिकित्सा का डिस्क्रिप्शन किया है। अगर जंघा और उरु यानी कि फीमर टिबिया फिबुला में फ्रैक्चर हो जाता है तो कपाट शयन चिकित्सा की जाती है। कपाट शयन में क्या करते हैं, 5 कीले लगाते हैं और उसी के सहारे जो है वो कपाट यानी कि कोई जो लकड़ी वकड़ी का या किसी चीज़ का पट्टा लगा के उसको जो है भग्न प्रदेश ना हिले उसके लिए उसकी चिकित्सा की जाती है। दूसरा, अगर कपाल भग्न हो जाए यानी सिर की अस्थियों में टूट हो जाए, अगर मस्तूलों का स्राव ना हो रहा हो मतलब अगर ब्रेन से कोई मटीरियल नहीं निकल रहा है तो मधु घृत की पट्टी रख के बांधे और रोगी को 1 सप्ताह तक घृत पिलाएं। तीसरा, मधुर औषधियों से सिद्ध प्रथम प्रसव वाली गाय का ठंडा दूध, घृत और लाख का चूर्ण मिलाकर भग्न के रोगी को प्रातःकाल पिलाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा दिया है। तल भग्न यानी कि हथेली का अगर भग्न हो जाता है तो वहाँ पर दोनों हथेलियों को मिलाकर बांधें और आम तेल का परिषेक करें। इसके बाद जब ये ठीक होने लगे तो पहले हाथ में मतलब एक्टिवनेस आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए, पावर आ जाए तो उसके लिए सबसे पहले मिट्टी का पिंड धारण करें, मिट्टी का गोला धारण करें। फिर धीरे धीरे हाथ में और शक्ति आने लगे, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ जाए तो नमक का पिंड धारण करें, नमक की पोटली धारण करें और बाद में जब बहुत ज़्यादा शक्ति आए तो पत्थर के पिंड को धारण करके धीरे धीरे एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। अगर शरीर के ऊर्ध्व भाग में कहीं भग्न हुआ है तो शिरोवस्ती, कर्णपूरण, घृतपान, नस्य और शाखाओं के भग्न में अनवासन वस्ती हितकर होती है। इस प्रकार से यह अस्थि शारीर का चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।